कुछ कहानियाँ एक शांत फुसफुसाहट से शुरू होती हैं। ये कहानी एक तूफान से शुरू होती है। समुद्र के बीचों बीच एक भयानक तूफान उठता है। गरजते बादल, पहाड़ों जैसी टकराती लहरें, हवा और पानी से एक जहाज चकनाचूर हो जाता है और उसके यात्री राजा कुलीन और गद्दार अराजकता में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन ये तूफान कोई संयोग नहीं है, ये प्रॉस्पेरो द्वारा रचा गया है। वर्षों पहले प्रॉस्पेरो मिलान का वैध ड्यूक था, गहन अध्ययन और ज्ञान का व्यक्ति जिसे सत्ता से अधिक किताबों से प्रेम था। अपने भाई एंटोनियो पर भरोसा करके उसने शासन की जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। एंटोनियो ने उस भरोसे को तोड़ दिया। किंग ऑफ नेपल्स की मदद से एंटोनियो ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। प्रॉस्पेरो और उसकी नवजात बेटी मिरांडा को समुद्र में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, मरने के लिए। लेकिन किस्मत के इरादे कुछ और थे। वे जीवित बचे और एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे। वहां प्रॉस्पेरो ने जादू का अध्ययन किया, ज्ञान, धैर्य और समय से शक्ति प्राप्त की। वर्षों में आत्माओं की मदद सेवा द्वीप का स्वामी बन गया। प्रॉस्पेरो का सबसे वफादार सेवक एरियल है, हवा और आग की आत्मा, तेज दृश्य और शक्तिशाली। एरियल वही तूफान रचता है जो प्रॉस्पेरो के शत्रुओं को द्वीप पर लाता, लेकिन ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी को हानि न पहुंचे। जहाज का डूबना एक भ्रम है। प्रॉस्पेरो का उद्देश्य खून खराबे से बदला लेना नहीं, बल्कि बोध कराना है। द्वीप पर कैलिबान भी रहता है, एक जादूगरनी का पुत्र जो कभी वहां राज करती थी। प्रॉस्पेरो ने उसे भाषा और ज्ञान सिखाया, लेकिन कैलिबान को प्रॉस्पेरो का नियंत्रण स्वीकार नहीं है। कैलिबान एक कठिन प्रश्न उठाता है, वास्तव में भूमि का स्वामी कौन है? वो जो ज्ञान के साथ आता है या वो जो उसी भूमि में जन्मा है? कैलिबान के माध्यम से शेक्सपियर उपनिवेशवाद, वर्चस्व और प्रतिरोध जैसे विषयों को चुपचाप उठाते हैं, इन विचारों के नाम पढ़ने से बहुत पहले। जहाज से बचे लोगों में फर्डिनेंड भी है, किंग ऑफ नेपल्स का पुत्र। उसे लगता है कि उसके पिता डूब चुके हैं। खोया हुआ और शोक में डूबा वह द्वीप पर भटकता है। फिर उसकी नजर मिरांडा पर पड़ती है। उसने पहले कभी किसी अन्य युवा पुरुष को नहीं देखा था। उनका प्रेम तात्कालिक, निर्दोष और पवित्र है। प्रॉस्पेरो फर्डिनांड की परीक्षा लेता है और उससे कठोर श्रम करवाता है, क्रूरता से नहीं, बल्कि उसे विनम्रता और मूल्य सिखाने के लिए। ये प्रेम पीढ़ियों के बीच मेल मिलाप की आशा बनता है। इधर एंटोनियो, वही भाई जिसने प्रॉस्पेरो से विश्वासघात किया था, एक बार फिर षड्यंत्र करता है। सेबेस्टियन के साथ मिलकर वो किंग ऑफ नेपल्स की हत्या कर एक और सिंहासन हथियाने की योजना बनाता है। वर्षों बाद भी सत्ता वही दिलों को ललचाती रहती है, लेकिन एरियल देख रहा है और योजना विफल हो जाती है। द्वीप के एक और हिस्से में कैलिबन की मुलाकात स्टेफानो और ट्रिंकलो से होती है। जहाज के दो मूर्ख आदमी चुराई हुई शराब के नशे में वे द्वीप पर शासन करने के सपने देखते हैं। कैलिबन उन्हें देवता मान लेता है, वे स्वयं को राजा समझते हैं। उनका विद्रोह हास्यास्पद है और असफल होने के लिए अभिशप्त। शेक्सपियर हमें याद दिलाते हैं कि बुद्धि के बिना लालच केवल अपमान तक ले जाता है। अंततः प्रॉस्पेरो सबको एकत्र करता है। उसके शत्रु उसके सामने खड़े हैं, बेबस, दोषी और भयभीत। ये बदले का क्षण है, लेकिन प्रॉस्पेरो रुकता है। वो कुछ महान चुनता है। वो उन्हें क्षमा कर देता है। एंटोनियो बेनकाब हो जाता है। किंग पश्चाताप करता है। प्रॉस्पेरो की ड्यूक की पदवी लौट आती है। लेकिन सबसे बड़ी विजय राजनीतिक नहीं, नैतिक है। प्रॉस्पेरो अपनी छड़ी तोड़ देता है। वो अपनी जादुई पुस्तक को पानी में डुबो देता है। वह नियंत्रण से ऊपर मानवता को चुनता है। एरियल मुक्त कर दिया जाता है, अब सेवा के बंधन में नहीं। मिरांडा और फर्डिनेंड का विवाह होने वाला है और प्रॉस्पेरो उस दुनिया में लौटने की तैयारी करता है जिसे उसने कभी खो दिया था, जादूगर के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिक बुद्धिमान मनुष्य के रूप में। तूफान थम जाता है, समुद्र शांत हो जाता है, व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। द टेम्पेस्ट केवल जादू और तूफानों की कहानी नहीं है, यह एक कथा है। सच्ची शक्ति बदले में नहीं, बल्कि करुणा में है।